Hello friends, this is the last day of your computer aided lectures and we are going to discuss about overview of e-governance services. Okay, before that I'll going to give you a small introduction of myself. My name is Assistant Professor Raviraj Labde. Currently in CA Finals, I have completed my MCOM NET and teaching to FYBCom and SYBCom students. Okay, I'm quite new to all of you since you are TY become students, but I'll make the environment uh, more of friendly. Okay, so let's going to start our lecture. What is mean by e-governance? Before that, our today's lecture is first one is introduction, next one is purpose or objectives, third one is what is the difference between e-governance and e-government. Sorry. Fourth point is example of e-government. Next point is benefits, limitations, and some types of e-governance. Okay, these 5 to 6 points we are going to cover in this lecture, and I hope you will understand these things very clearly. Okay, what is mean by e-governance? E-governance is the integration of information and communication technology in all the processes with the aim of enhancing government abilities to address the needs of the general public. Next point is it entails the access and delivery of government services, dissemination of information, communication in a quick and efficient manner. कुछ कुछ समझा कुछ नहीं समझा. इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक सेंट्रल प्रोसेस या फिर जो भी सारे प्रोसेस है उनको एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे लेके आना और उनसे सारे लोगों को बेनिफिट देना है या फिर वो पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे, जो भी बेनिफिशियरीज रहेंगे. बेनिफिशियरीज कैसे हो सकते हैं? जैसे स्टूडेंट हो गए, क्लाइंट्स हो गए, बिजनेस यूनिट्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए. तो ये सारे लोगों को एक सेंट्रल पोर्टल के जरिए कनेक्ट किया जाता है, उसे हम ई गवर्नेंस बोल सकते हैं. और नेक्स्ट डेफिनेशन है इट इंटर्स द एक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज की, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, लाइक आपका पासपोर्ट निकालना हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद अगर आप सोचे तो आपका टैक्स पेमेंट हो गया, उसके बाद कोई भी बुकिंग रहा वो करना है, तो ये सारी बातें आप ई गवर्नेंस के थ्रू ई गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कर सकते हो. इसे हम ई गवर्नेंस या ई गवर्नेंस बोल सकते हैं. इसका मेन पर्पज क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं तो फिर ये ये ई गवर्नेंस क्यों लाया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सुनिए. द बेसिक पर्पज ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल. अभी प्रोसेसेस कौन सी हो सकती थी? पहले अपन ई टैग रिटर्न्स भरते थे, पेपर रिटर्न था. पेपर रिटर्न कैसे भरते थे कि पहले हाथ से फिलअप करो, डिपार्टमेंट को जाओ, उनको सबमिट करो और फिर उनसे जो भी रिफंड लेना रहा, तो जो अभी रिफंड हार्डली 10-15 दिन में आ जाता है रिटर्न भरने के बाद, तो वो रिफंड आपको मिलेगा 2 महीने 3 महीने बाद. तो आपका इंटरेस्ट भी चला जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी देगा नहीं क्योंकि प्रोसेस हुआ नहीं है. तो ये केस में जो प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई करके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी डिलीवर करने का काम ई गवर्नेंस कर सकता है. अभी ये इसका बेनिफिट कौन कौन से लोगों को होगा? फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, सेकंड सिटीजन्स, थर्ड वन इज बिजनेस यूनिट्स. ओके, एट एक्सेट्रा एट नेशनल स्टेट और लोकल लेवल्स. ओके, इन शॉर्ट इट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस मतलब क्या? गुड गवर्नेंस मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रहा है तो वो जो एक्टिविटीज है वो अच्छे से प्रोसेस किए जाए, अच्छे से डिलीवर हो लोगों तक और उसका एक्चुअल में फायदा लोगों तक पहुंचे, कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेस उसको यूज करके. ओके, e-governance is being promoted through a centralized initiative to the extent necessary to ensure citizen-centric orientation to realize the objective of interoperability of various e-governance applications and to ensure optimal utilization of ICT infrastructure and resources while allowing for a decentralized implementation model.
It also aims at identifying successful projects and replicating them with required customization wherever needed. Okay, तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि आपका जो भी ई गवर्नेंस के लिए जो भी पोर्टल या जो भी रिसोर्सेस तैयार किया गया है उसका ऑप्टिमम यूज हो सके सारे लोगों को, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, लाइक आपका कौन सा है, जीएसटी पोर्टल है, उसके बाद आपका एमसीए का पोर्टल है, उसके बाद आप टेंडर भरते हो वो पोर्टल है, उसके बाद जो भी अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाने हैं उसका जो पोर्टल है, उनकी जो स्कीम्स लोगों तक पहुंचानी है वो स्कीम्स को पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और उसके भी आगे जाके जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है तो उनको अगर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ रिनोवेट करना है, कुछ उनको नई बातें बतानी है, तो वो केस में अपन वो ई गवर्नेंस को रीमॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्पस और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट। अभी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें अलग यहाँ पे बताई गई है, मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट पहले अपन लेते हैं, ई गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, ई गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ा हुआ। ई गवर्नेंस इज अ पार्ट, और ये क्या है, ई गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर एज ई गवर्नेंस इज अ फंक्शनलिटी। तो ई गवर्नमेंट क्या है कि एक पूरा सिस्टम है, उसमें का एक पार्ट है ई गवर्नेंस। जो ऑनलाइन किया उसकी वजह से पूरा गवर्नमेंट का कुछ चेंज हुआ नहीं, गवर्नमेंट के सारी बातें आप तक पहुंचाई जाती थी पहले भी, ठीक है। तो पर अभी क्या हो गया है कि इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आप तक पहुंचाई जा रही है वो चीजें, और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, और उसके भी आगे जाके आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। लोगों को प्रमोट में क्या क्या बोल सकते हैं अपन, लोगों को वेरियस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रमोशन मिल सकता है, या फिर जो भी नई स्कीम्स है वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ये सारे बेनिफिट्स ई गवर्नेंस के थ्रू ज्यादा जल्दी से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ई गवर्नमेंट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन एज अ टूल टू मेक बेटर गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस ऑन द अदर हैंड implies the use of ICT transforming and supporting function and structure of the system। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एज अ टूल टू मेक अ बेटर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट तो है यहाँ पे, गवर्नमेंट उसका काम कर रही है, लेकिन जो अगर बेटर वे से अपन कर सकते हैं तो उसको ई गवर्नेंस का सपोर्ट चाहिए। ई गवर्नेंस से अपन और भी ज्यादा बेटर, यानी पहले समझो जो मैनुअल थी चीजें, आपको ऑफिस में पर्सनली जाना पड़ता था, आपको पीएफ निकलना है, उसके बाद आपको टिकट्स निकलने हैं रेलवे के, तो स्टेशन पे जाके वहां पे निकलनी पड़ती थी। उसके बाद अगर आपको पासपोर्ट लेना है तो पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन जो करना है, अल्टिमेटली आपको तो वहां पे व्हेरिफिकेशन के लिए जाना ही है, परंतु आपल्याला जे ऍप्लिकेशन करायचे, ऍप्लिकेशनसाठी आपण ऑनलाईन आधार घेऊ शकतो आणि ई गव्हर्नन्सचा व्यवस्थित उपयोग आपल्याला होऊ शकतो। लास्ट पॉइंट, ई गव्हर्नमेंट इज अ वन वे प्रोटोकॉल ओके, ई गवर्नमेंट इज वन वे प्रोटोकॉल बट ई गवर्नेंस इज अ टू वे प्रोटोकॉल। मतलब क्या कि ई गवर्नमेंट में जो होता था वो एक बाजू से सारी बातें होती थी, सारे काम होते थे, लेकिन यहाँ पे ई गवर्नेंस में क्या होगा कि जैसे ही आप कुछ सबमिट करते हो उसका एक टाइम रेस्ट्रिक्शन आ जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे, कि लेट से कि अपन ने एखादा फॉर्म सबमिट किया है, एखादा एप्लीकेशन सबमिट किया है, तो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ई जो भी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज है उनको उसको रिप्लाई करने का है। उसको एक तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, नहीं तो मॉडिफिकेशन के लिए कुछ बताओ कि आपने जो एप्लीकेशन किया है या जो आपने प्रोसेस इनिशिएट किया है उसमें ये चेंजेस नीडेड है या ये चेंजेस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं आपके हिसाब से? ठीक है, e-government के examples can be various services offered for citizens or businesses or between PA institutions such as e-procurement, filing returns, renew ID, passport or driving license, apply for extract from the criminal register or commercial register, all the forms and applications required for starting a business। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि
अगर आपको कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, टैक्स फॉर्म कैसा रहेगा, उसके बाद आपका आईडी रिन्यू करना है, पासपोर्ट लेना है, रेलवे रिजर्वेशंस निकालना है, ये सारी बातें आपको ई गवर्नेंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ में आगे आएगी। और उसके लिए जो प्रोसेस है ये भी समझ लो कि ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होता है। पहले अपन को पता नहीं होता था, अपन समझो एक पर्टिकुलर आरटीओ ऑफिस में गए, तो उधर जाने के बाद उनको पहले तो बताओ कि आपका काम क्या है। पहले आपको 10 एजेंट मिलेंगे, उसके बाद जाके आपको अगर उनसे नहीं करवाना है तो आपके उसके बाद आपको ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। वो ऑफिसर बोलेगा कि अलग ये ऑफिसर के पास काम है, वो ऑफिसर नेक्स्ट ऑफिसर के पास भेजेगा। तो हायरार्की पता नहीं चलता था अपन को। लेकिन अभी ये जो ई गवर्नेंस आ गया है उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि पहले आपको ये करने का है, उसके बाद ये करने का है। इससे क्या हुआ है कि जो हायरार्की या फिर जो लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ एक्शन है, वो अपन को क्लियर कट समझ में आ रहा है। और इसका बेनिफिट जो हो रहा है वो अल्टीमेटली लोगों को हो रहा है, और जल्दी से जल्दी काम हो रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, टाइम बच रहा है। ई गवर्नेंस का अल्टीमेट बेनिफिट यही है कि इससे टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिसोर्सेज विल बी सेव्ड। ओके, e-government is also known as e-gov, electronic government, इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, कनेक्टेड गवर्नमेंट। ये सारी टर्म्स है जो आप ई गवर्नमेंट के बजाय यूज कर सकते हैं। ई गवर्नमेंट हो गया, ई जीओवी हो गया, इंटरनेट गवर्नेंस हो गया, ये सारी आप कोई भी अल्टरनेटिव टर्म्स ई गवर्नमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे मैंने एक दो बेनिफिट्स आपको बताया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स है जो अपन देखते हैं अभी। पहला क्या है, रिड्यूस करप्शन। करप्शन कैसे कम हुआ? तो पहले जो आपको ऑफिसर के पास जाना पड़ता था हर चीज के लिए, अभी आपको पता नहीं होगा, पर अगर आपको अपील भी करना रहा तो भी आप ऑनलाइन ही अपील करने का है, इनकम टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, ये बातें। और बेनिफिट्स क्या है ई गवर्नेंस के? ई गवर्नेंस के वेरियस बेनिफिट्स है, इसमें से 2-3 बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन वहां पे इन एडिशन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो क्या क्या है? पहली तो बात, सबसे बढ़िया बात ये है, और एक्चुअल में बेनिफिट हुआ है लोगों को, रिड्यूस करप्शन। करप्शन जो था गव्हर्नमेंट सेक्टर्स में, हर एक को पता आहे की सरकारी फाईल पुढे सरकवायला काही ना काही पैसे लागतात. टेबलावरनं फाईल सरकवायची असेल तर टेबलाखालनं पैसे द्यावे लागतात. म्हणजे काय की प्रत्येकाच्या, आज लहान मुलांपासून थोरा मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना ही माहिती है कि कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, तब जाके अपना काम आगे निकल आता है। पीएफ लेना रहा, आपका जो इंदिरा आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना में लाख 1.25 लाख रुपए तो मिल रहे, वो ग्राम सेवक को पैसे दो, सरपंच को पैसे दो, क्यों देने के हैं? इससे बढ़िया क्या है कि ये जो करप्शन है, जो ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको बताया, लेकिन बड़े लेवल पे अगर इनकम टैक्स, जीएसटी, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद जो और भी कुछ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा करप्शन होता था। आपकी हर बात, हर चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। तो ई गवर्नेंस की मदद से आपको करप्शन कम होने में मदद हो गई है। अल्टीमेटली रिड्यूस क्यों बोला है, खत्म क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं बोला है? क्योंकि एक पॉइंट आता है, एक सर्टेन लेवल आती है जहां पे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है ऑफिसर से, जो ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं तो फिर कुछ ऐसी बातें रहती है जो फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वो केस में वो बातें तो होती रहेगी। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज आ गया है कि जो पहले होता था, जितना ज्यादा करप्शन होता था उतना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई ट्रांसपेरेंसी। हाई ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि आपका जो भी आपने सबमिट किया है वो आपको पता चल रहा है, ऑफिसर ने जो भी रिप्लाई दिया है वो आपको पता चल रहा है। मतलब जो भी है क्लियर कट बात है। आपने अगर ये 10 डॉक्यूमेंट उसको अटैच करने थे, लेकिन आपने 8 डॉक्यूमेंट अटैच किए, ऑफिसर ने जो ऐसे क्वेरी निकाला, तो आपको भी पता है कि आपने क्या अटैच किया था, और उनको भी पता है कि उन्होंने क्या देखा था। ठीक है, वो कोई भी ऐसा अनइथिकल ग्राउंड्स पे आपको ब्लेम नहीं कर सकते, या अनइथिकल ग्राउंड्स पे आपको हरेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या, कैसे बढ़ा? आप 24/7 आपको, आप ये कर सकते हो, कभी भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कभी भी रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते हो, कभी पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, और जगह का भी, एनीवेयर एनी टाइम। ओके, तो आप कहीं से भी करो, कभी भी करो, सॉरी।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन जीडीपी। ग्रोथ इन जीडीपी मतलब क्या, कि जो भी ई गवर्नेंस की वजह से, मैंने आपको पहले बात बताया कि हायरार्की डिफाइन हुआ है कि कैसे क्या करने का है, और एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन हुआ है, तो उससे क्या मदद हुआ लोगों को, जो भी अभी नवे स्टार्टअप आ रहे, जो भी नवे एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आ रहे, बहुत सारे लोगों को कोविड के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद हो गए, नहीं तो फिर जो भी एग्जिस्टिंग लोग आपके जॉब पे थे तो उनको निकाल दिया गया या कम कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या करना है, तो कुछ ना कुछ स्टार्टअप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नवे बिजनेस स्टार्ट किया, उनके लिए उसके लिए लोन चाहिए, तो लोन जो है तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस थ्रू ई गवर्नेंस किया, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। सीएमईपीजी, पीएमई सीजी, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल पे पीएम प्राइम मिनिस्टर का स्कीम आता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे सेंट्रल चीफ मिनिस्टर का स्कीम आता है, तो वो वेरियस बेनिफिट, जैसे अन्ना साहब पाटिल करके एक स्कीम है, वेरियस ये जो स्कीम्स है उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। इससे क्या हुआ कि ग्रोथ इन जीडीपी, जीडीपी में ग्रोथ हुआ, मतलब क्या कि आपका अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे या गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है, इजीली समझ रहा है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में या फिर जो भी प्रोसेसेस करनी है, जो भी समझो पहले 10 लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे, आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, तो सोचो कि पहले ये रेशो था 1:100, जो भी जिसको जाना है वही करता था, लेकिन अभी क्या होता है कि मैं जा भी सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। अभी वो रेशो एक लेट से कि 40 to 50 पर 100 पीपल हो गए, तो ये ग्रोथ हो गया। ग्रोथ मतलब क्या कि ड्यू टू दैट इंक्रीज कन्वीनियंस, बिजनेस ग्रोन अप होना चालू हुआ, लोगों को जॉब मिलने चालू हुए, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, हुआ कि जीडीपी में ग्रोथ होना चालू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या, कि आप डायरेक्टली वो ऑफिसर से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट मतलब क्या, कि जो भी आपके खर्चे लगते थे वहां तक जाने का, आने का, जो भी करप्शन के लिए थोड़े बार पैसे देने पड़ते थे, जो भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, तो एजेंट को पैसे देने पड़ते थे। अल्टीमेटली ऑल दैट कॉस्ट कम डाउन टू वेरी मिनिमल। ओके, और लास्ट पॉइंट है एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट। एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, कि पहले 10 लोगों तक पहुंचा जाता था, पहले 10 लोग ही इंटीमेट करते थे। वैट में अगर देखोगे, वैट और जीएसटी का मैं आपको फर्क बताऊंगा, यहाँ पे ई गवर्नेंस की रिलेटेड बातें आती है, नहीं तो पॉइंट ये है कि रेलवे टिकट्स कैसे करने हैं, पासपोर्ट कैसे अप्लाई करने का है, वो तो आपको पता ही है सबको, लेकिन इसके आगे जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे रीच हुआ सब लोगों तक। पहले वैट के अंडर बहुत कम रजिस्ट्रेशन थे, रादर गव्हर्नमेंट का ई गव्हर्नन्स थ्रू काम बहुत कम था, परंतु आता जसं जीएसटी आलं, खूप साऱ्या लोकांना त्यांनी जे वेंडर्स आहे, वेंडर्सनीच कंप्लाय केलं, वेंडर्सनीच कंपल्सरी केलं की तुम्हाला जर आमच्याकडनं माल पाहिजे असेल तर तुम्हाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, म्हणजे अल्टिमेटली जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत वन नेशन वन टॅक्स ही कन्सेप्ट त्यांनी आणली गेली, आणि याच्याने एक्सपांडेड व्ह्यू म्हणजे खूप साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचलं गेलं, आणि याचा बेनिफिट असं झाला की त्यांचा डेटा कलेक्ट व्हायला गव्हर्नमेंटला मदत झाली, जे आता त्यांचा बँकिंग डेटा, त्यांचा ट्रान्झॅक्शन डेटा, त्याच्यानंतर त्यांनी कुठे प्रॉपर्टीज घेतल्या, या सगळ्या गव्हर्नमेंटचा हा सगळा डेटा गव्हर्नमेंटकडे स्टोर्ड होतोय ना, हा कुठे ना कुठे वापरला जातोय टू ट्रॅक अस की आपण काही इनकन्व्हिनियन्स ऍक्टिव्हिटी करत नाहीये किंवा काही इलिगल ऍक्टिव्हिटी करत नाहीये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो है ये अपना G2G। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब क्या, अगर एमसीए का पोर्टल है और उनको बातें करनी है, लेट से कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को फिनेंस डिपार्टमेंट से बातें करनी है, तो वो ये बातें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के थ्रू बातें कर सकते हैं, या जो भी अपना कम्युनिकेशन है वो G2G कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है G2C। G2C मतलब क्या, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन इसके केस में क्या आएगा कि आपका जो पासपोर्ट है, रेलवे रिजर्वेशन है, जो भी आपको ऑनलाइन कामें करनी है, अल्टीमेटली जो सिटीजन लोकल एक नॉर्मल लेमैन जो भी कामें कर सकता है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके थ्रू ई गवर्नेंस उसको G2C में कैटेगराइज करते आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है G2C। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें क्या आएगा, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, उसके बाद
एमसीए रिलेटेड मैटर्स जो भी रहेंगे वो सारे G2B में आएंगे। और लास्ट है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में क्या आ सकता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में ये बातें आ सकती है। पहली बात तो पीएफ, उसके बाद वो इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद आपका लीव का कुछ इशू होगा वो हो गया, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, यूनियन के कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ। लेकिन मेजरली यहाँ पे आएगा पीएफ, ईएसआईसी वगैरह के पेमेंट जो रहेंगे वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, या फिर जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स है अगर गवर्नमेंट के थ्रू मिलने हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से मिलने हैं, तो ई गवर्नेंस थ्रू आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का लिमिटेशन क्या है? अल्टीमेटली जो भी चीज आती है उसके दो होते हैं, एक तो बेनिफिट्स भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिमिटेशंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ फुल स्विच will cost a larger amount of money in development and implementation। मतलब क्या कि आपको पूरा अगर सिस्टम ई गवर्नेंस पे जाने का है, अगर सिस्टम क्या है अपना, ई गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ई गवर्नेंस इज अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पूरा के पूरा स्विच करना है ई गवर्नेंस पे, तो वो केस में जो भी कॉस्ट है, यानी का क्या हो जाएगा, आपका क्लाउड स्टोरेज बढ़ जाएगा, आपको डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, ये सारी बातों का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से पूरा के पूरा अगर आप ट्रैक चेंज करते हो ऑनलाइन मैनुअल टू डायरेक्ट ऑनलाइन, तो वो केस में क्या होगा कि डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम जाएगा, कभी सिस्टम हैंग होगा, कभी क्या बोलते हैं उसको, साइट जाम हो गया, रिटर्न्स का प्रॉब्लम हो गया। अगर आपको ऑनलाइन अर्जेंट टिकट बुकिंग करने का है पर बट आपका डेटा का इशू हो गया कुछ, या फिर वो सर्वर का ही कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गए। और फर्स्ट वन इज के अगर इतना सारा जो भी आपका एग्जिस्टिंग चैनल है काम का, वो अगर आपको ई गवर्नेंस पे शिफ्ट करने का है, तो वो केस में आपको बहुत पैसा लगेगा ये केस में। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट एवरीवन हैज इंटरनेट एक्सेस स्पेशली इन रूरल और लोअर इनकम एरियाज। अभी तो ठीक है, अभी तो ये पुरानी बात है, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जिनको स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं आता, या फिर कुछ कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट का जो इंटरनेट कनेक्शन एक्टिविटीज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटीज है वो नहीं पहुंचा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एजेंसीज डू नॉट ऑलवेज एंगेज सिटीजन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर ई गवर्नेंस सर्विसेज और एक्सेप्ट फीडबैक। मतलब क्या कि आपको, आपने ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ने लाया, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, पर कुछ इश्यूज है जो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने सॉल्व करने चाहिए, तो वो केस में अगर आप कुछ फीडबैक दे रहे हो तो ये फीडबैक गवर्नमेंट एक तो लेती ही नहीं है, नहीं तो फिर आपको अपील करना है कुछ तो कि ये आपका ई गवर्नेंस में ये प्रॉब्लम है सर, ये आप टैकल करो, नहीं तो फिर इसको चेंज करो, नहीं तो फिर ये ऐसे ही प्रॉब्लम देता रहेगा और मेरे जैसे 1000 लोगों को और तकलीफ होगी। पर गवर्नमेंट का लिमिटेशन क्या आता है यहाँ पे, गवर्नमेंट एजेंसीज डू नॉट ऑलवेज एंगेज सिटीजन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर ई गवर्नेंस सर्विसेज। मतलब क्या कि मैं जो डेवलप कर रहा हूँ ना, उसमें मैं तुमको एंगेज ही नहीं करूंगा, नहीं तो हजारों लोगों को रिव्यूज आएंगे, 1000 लोगों के अलग अलग फीडबैक रहेंगे। नेसेसरी क्या है उसमें, मैं भी 1000 लोगों में 10 लोगों की जेन्युइन चीजें रहेगी जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने जैसी होगी। बट क्या है कि इन सारे लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट लेता नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। एंड द लास्ट वन इज सम G2C मतलब क्या, गवर्नमेंट टू सिटीजन। सम G2C sites have technology requirement such as browser requirement and plugins that won't allow access to certain services, language barriers, the necessity for an email address to access certain services and lack of privacy। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक तो आपके पास चलो अच्छा स्मार्टफोन भी है, लेकिन उसके पास वो स्मार्टफोन के जो भी बेसिक फीचर्स है और वो जो पोर्टल को एक्सेस करने के लिए चाहिए, वो अगर मैच नहीं हो रहे तो आपके स्मार्टफोन से आप एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सच एज ब्राउजर रिक्वायरमेंट एंड प्लगइन्स। प्लगइन्स मतलब एक तो वो पर्टिकुलर, समझो आपके पास आप इंटरनेट यूज करते हो, ओके, और आपको क्रोम चाहिए, नहीं तो फिर मोजिला उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मोजिला से आप एक्सेस कर सकते हो, तो फिर आपको मोजिला एडिशनल डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट प्लगइन्स चाहिए। प्लगइन्स मतलब क्या कि कोई तो स्पेसिफिक कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन से ही एक्सेस हो सकता है।
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज बैरियर्स. लैंग्वेज बैरियर्स मतलब क्या, की अगर आप मराठी फ्रेंडली हो, आपल्याला मराठी जमतं, तर मी मराठीतून फॉर्म दिसला तर मी व्यवस्थितरित्या करू शकतो, असं मला वाटेल. परंतु मराठी ऑप्शनच दिलेला नसेल, फक्त इंग्रजी ऑप्शन दिलेलं असेल, तर त्या केसमध्ये व्यवस्थितरित्या आपण त्या फॉर्म बद्दल माहिती घेऊ शकत नाही, किंवा मग ते लिमिटेशन एक येऊ शकतं. नेक्स्ट पॉइंट आहे, काही काही जसं आपण तुम्ही काय करता, गुगल फॉर्म्स भरता. काल परवा लेक्चर झालं असेल मराठी मॅडमचं, त्यांनी सांगितलं असेल गुगल फॉर्म. कंपल्सरी रिक्वायरमेंट काय आहे, की तुम्ही जीमेल द्यायचा. जीमेल शिवाय तुम्हाला पुढे ऍक्सेस करता येणार नाही. जीमेल द्यायचं म्हणजे काय, की तुम्ही काही ना काही तुम्हाला बॅरियर्स आहे, प्री कंडिशन आहे, की तुम्ही जीमेलचा ऍक्सेस द्यायचा, किंवा मग जीमेल तिथे टाकायचा, त्यानंतर तुम्हाला त्या गोष्टी ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे हे जे गोष्टी आहेत, तर ह्या तुमच्या लिमिटेशन मध्ये येऊ शकतात. चला, ओव्हरऑल बेनिफिट्स पण आहेत, काही लिमिटेशन्स पण आहेत. परंतु लिमिटेशन आपण डे बाय डे जसं लोकांचा फीडबॅक घेऊन, किंवा मग लोकांशी इंटरॅक्ट करून, जे लोक ऍक्च्युअल यूज करतात, किंवा मग ज्या सिस्टीम्स आहेत त्यांना जसे हे प्रॉब्लेम्स टॅकल झाले, ते हे प्रॉब्लेम्स ऍड्रेस करून जास्तीत जास्त बेटर पद्धतीने ई गव्हर्नन्स आपल्याला देऊ शकतील. आणि गव्हर्नमेंटच्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या आपण व्यवस्थितरित्या वापरू शकतो, आणि त्याचा फायदा अल्टिमेटली आपल्याला होऊ शकतो. तर अशा रीतीने आपला लेक्चर आज संपलाय. थँक्यू सो मच. आणि तुम्हाला 10 क्वेश्चनचे क्वेश्चन बँक मिळेल. प्रोबेबली निकम सर किंवा जे पण कोऑर्डिनेटर असतील ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. या सगळ्या गोष्टीसाठी प्राचार्य डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी मॅडम, उपप्राचार्य विद्या हांडे मॅडम, तसेच उपप्राचार्य श्रीयुत पठारे सर, तसेच बाकी माझे सर्व कलिग्स किंवा मग डिपार्टमेंट हेड मनीष पवार सर, निकम सर यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला सहकार्य केलं. तुमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ही कम्प्युटरच्या बेसिक गोष्टी आणि बऱ्यापैकी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय. यांच्या मदतीने किंवा यांच्या सहाय्याने तुम्ही नक्कीच जेव्हा तुम्ही तुमच्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये एंटर कराल, तर तेव्हा तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टींची मदत होईल. तुमच्याकडे हा डेटा आयुष्यभर असेल, ह्या लिंक्स कायम असतील, प्लस तुम्हाला आमचे जे हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन बनवलंय हे पण तुम्हाला ऍक्सेस होईल, आणि यातून तुम्हाला नक्कीच काही ना काही फायदा होईल. आपल्या विद्यालयाचे तसेच विद्यापीठाचे आपण याबाबत आभार मानतो, आणि मलाही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल सर्व शिक्षक वृंद तसेच प्राचार्य मॅडम यांचे मी आभार मानतो. थँक्स अ लॉट. हॅव अ नाईस डे.